आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन विषय विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कृषि पद्धतियों के स्टेप। कृषि पद्धतियों के स्टेप में पहला मिट्टी तैयार करना, ये अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बुआई, खाद एवं उर्वरक देना। इन दो बिंदुओं पर इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई करने से पहले कई बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है, जिसमें मुख्य रूप से बीजों का चयन करना। किसान बुआई में बीजों का उपयोग करता है। बीजों की जब बुआई करता है तो उसका बीजों का चयन करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। उन बीजों को बोएगा, ये तय करता है। तो ये पहली बात बुआई करने में आती है। दूसरी बात है बीज बोने के औजार। किस तरीके से, किस औजार से वो बीज बोएगा, बुआई करेगा किसान, उसका विशेष ध्यान रखना होता है। यदि वो औजार सही नहीं है, बुआई सही नहीं होगी। और इनमें उपयोग में लेने जो भी औजार काम में लेता है, उसका भी मुख्य रूप से उसको विशेष बातों में ध्यान रखना होता है। तो अपन बात करते हैं बीजों का चयन करते समय किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीज को बोने से पहले जो बीज उपयोग में लेगा, उस बीजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यदि बीज गुणवत्ता पूर्वक नहीं है तो फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। फसल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। बीज की भिन्न भिन्न प्रकार की किस्मों का उपयोग किसान करता है, उनमें भी उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे फसल पैदावार अधिक होगी। जो किसान ने बीज का चयन किया है, वो बीज साफ एवं स्वस्थ होने चाहिए, अधिक उपज देने वाले होने चाहिए। यदि वो किसान बीजों का चयन करते समय घर में बीज उपयोग ले रहा, वही ले रहा है, तो इसको सामान्यतः उस बीज के दानों को बड़े साइज के बीजों का उपयोग करना, छोटे बीजों का उपयोग नहीं करना, खोखले क्षतिग्रस्त बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बीजों को पानी में डालने पर बीज हल्के होंगे, वो पानी पर तैरते रह जाएंगे। तो भारी बीज होने चाहिए। हल्के बीज अंदर से खोखले होते हैं, बाहर से दिखते तो नहीं है, लेकिन पानी पर तैरते हुए बीजों का उपयोग बुआई में नहीं करना चाहिए। बुआई करने से पहले उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का उपयोग भी सामान्यतः करना चाहिए, क्योंकि फसल उत्पादन में मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बाजार में कई प्रकार के हाइब्रिड बीज थैलियों में उपलब्ध है, जिसमें से मैंने एक दो चित्र स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। जैसे बाजरे के हैं तो ये प्रोग्रो बीज बाजरा है, सैलाब जो असली बाजरा मानते हैं, प्रोग्रो इसकी वैरायटी है। इसी प्रकार गणेश 777 ये भी एक बाजरे की किस्म है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में है, लेकिन उन बीजों को बोते हैं, लेकिन बीजों को बाहर से देखने में भी बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, जिस तरह से ये बीज दृश्यत है। जैसे बाजरे का बीज है ये, इसी प्रकार गेहूं का बीज है। तो इस प्रकार के बीजों का अधिक बढ़िया क्वालिटी के बीज दिखने में होने चाहिए, साइज के आधार पर हो, आकार के आधार पर हो, भार की दृष्टि से हो, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए।
बीजों को, दूसरी बात है कि बीजों को बोने के किस प्रकार के औजार उपयोग में लेने चाहिए। परंपरागत औजार तो जैसा स्क्रीन के चित्र में दिखाया गया है, बैलों के पीछे हल धोकर एक कीप नुमा औजार होता था जिसको अपन बीजनी कहते हैं सामान्य भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज के आधार पर, या मारवाड़ी में बीजनी कहते हैं। बीज को डालने का एक पात्र होता है, ऊपर कीप के आकार का होता है, नीचे डंडी होती है, खोखली होती है, जिसको ऊपर से डालने पर दाने जो है धीरे धीरे हल के सहारे जमीन में जाते हैं और जमीन में जैसे हल चलता रहता है और जमीन में वो गड़ते रहते हैं। इस प्रकार के सामान्य उपयोग में लिए जाते थे परंपरागत रूप में। आज वर्तमान में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। परंपरागत औजार जो किसान उपयोग में लेता है उनको बुवाई के अंदर इस्तेमाल करता ही है, लेकिन ये औजार जो है कीप के आकार का होता है। बीजों को उस कीप के अंदर डालते हैं और 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइप से गुजरकर वो सिरे मिट्टी को खोदकर बीज को भूमि में स्थापित कर देते हैं। लेकिन इसमें अधिक समय लगता है, किसान को अधिक मेहनत लगती है। इसके बिना फसल पैदावार संभव नहीं है। इसमें बीज जो डाला जाता है वो समान दूरी पर नहीं गिरते हैं। और दूसरी इसकी और कमी रह जाती है कि जब हल चलता है तो बीज गिराए जाते हैं, वो सारे बीज भूमि में दब जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जिसके कारण भूमि से बाहर बीज रह गए, वो पक्षी खाने की संभावना भी अधिक रहती है। यदि गहराई में नहीं गए तो बीज भीगकर फूलकर अंकुरण होने की संभावना भी नहीं रहती है। इसलिए बीज गहराई में ज्यादा चले गए तो भी नुकसान हो सकता है, कम रह गए तो पक्षी निकाल सकते हैं, इसलिए भी नुकसान हो जाते हैं। तो इससे इस प्रकार की समस्याएं किसान को ज्यादातर सामने झेलनी पड़ती है। बीज बोने का दूसरा जो औजार है सीड ड्रिल। ये बीज बोने की आधुनिक बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, जिसका उपयोग सामान्यतः करते हैं। इस तरह से आपको स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है, ये सीड ड्रिल है जो आधुनिक सीड ड्रिल है। पुराने स्क्रीन पर मैंने दिखाया था वो आधुनिक नहीं है, ये वर्तमान में आधुनिक सीड ड्रिल है। इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें काम करने में 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एक साथ ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल में 8 हल जोते जाते हैं, 4 आगे और 4 पीछे जोते जाते हैं। तो व्यक्ति के 2 हाथों द्वारा बीजों को बुआई करने में उपयोग में लेता है, लेकिन धीरे धीरे उस पद्धति को एक व्यक्ति द्वारा बोया, क्योंकि बोते समय 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जब 2 व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं तो बुआई संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हल को एक व्यक्ति बो सकता है और धीरे धीरे आज व्यक्ति वो भी एक भी, यदि किसान स्वयं का ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, तो वो व्यक्ति दूसरे किस व्यक्ति को बुला कर ला सकता है। ऐसी परिस्थिति आती है जब सब प्रकार के क्योंकि अपना जो कृषि है अधिकांश वर्षा ऋतु पर आधारित है, तो बरसात तो एक साथ ही होती है। तब बरसात जब एक साथ होती है तो सब लोगों को हल की से बुआई करनी पड़ती है। अब बुआई जब सब लोग करते हैं अपने अपने साधन से, अपने अपने औजारों से करते हैं, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति यानी किसान को दूसरा किसान सहयोग नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में सीड ड्रिल एक आधुनिक है, जिसमें जितना बीज बोना है उससे अधिक बीज को उस ऊपर पात्र होता है उसमें डाल देते हैं, और जैसे जैसे वो हल जोतता रहता है वैसे वैसे बीज की बुआई होती रहती है। इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। सीड ड्रिल जो औजार है ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके बुआई में बीज जो है समान दूरी पर गिरते हैं। परंपरागत औजार जैसे अभी आप पहले मैंने चित्र में दिखाया गया था बैलों के पीछे हल जोतते हुए, तो जुताई में जैसे बुआई में काम में लेते हैं, इसमें बीज जो समान दूरी पर नहीं गिर पाता था, सीड ड्रिल में बीज समान दूरी पर गिरेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे न ऊपर गिरेंगे। ऐसी स्थिति में बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों द्वारा बीजों
को खाने की जो समस्या है, बीजों को नुकसान होने की समस्या को भी नहीं हो पाती है, नहीं रुक जाती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते समय कम समय में भी और अधिक मेहनत भी नहीं होती है, जिससे समय एवं श्रम दोनों की बचत हो जाती है इसके अंदर, जो एक आधुनिक बुआई का औजार है। अपन ने बुआई करने से पहले अपने आसपास में पौधशाला देखी होगी, तो कई बालकों की जिज्ञासा मन में रह जाती है कि मैंने देखा था कि छोटे छोटे पौधों को थैलों में रखते हैं, तो नर्सरी में पॉलीथीन की थैलियों में भी बीजों को उगाते हैं। अनेक पौधों को एक साथ उगाने भी देखा होगा आपने। जैसे धान के कुछ पौधों को, बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, पौधा तैयार होने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दी जाते हैं। तो इस प्रकार के वन्य पौधे भी हो सकते हैं वनस्पति के, और अन्य पुष्पीय पौधे भी हो सकते हैं, और फसल के पौधे भी हो सकते हैं, जिसको अपन सामान्य रोप कहते हैं। एक क्यारी में बहुत सारे बीजों को एक साथ उगा दिया जाता है। उगने के बाद में जब पौधा तैयार होता है, उस पौधे को समान दूरी पर दूर दूर तक रोपित करते हैं। इस प्रकार की भी बुआई की जाती है, जैसे धान में करते हैं, गन्ने में करते हैं, या अपन जैसे सब्जी का उपयोग लेते हैं तो टमाटर में भी रोप का उपयोग करते हैं, बैंगन का उपयोग भी करते हैं। अगला कृषि पद्धति का चरण जो है वो तीसरा है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। किसान जब लगातार फसल खेत में लेता रहता है तो खेत के अंदर पोषक स्तर में कमी आ जाती है। इस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किसान क्या करता है, कुछ पदार्थ को उसके खेत की मिट्टी में मिलाता है, और वो जो पदार्थ मिलाता है वो खाद एवं उर्वरक कहलाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अभी मैंने आपको चित्र बताऊंगा थोड़ी देर से, अगली स्क्रीन में मैं आपको चित्र खाद का बताऊंगा, तो किस प्रकार की खाद है। तो थोड़ा इस खाद के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जब किसान खेती करता है तो लगातार फसलों को उगाता रहता है। खरीद की फसल ली है, रबी की फसल ली है, फिर जायद की फसल लेता है, फिर वापस खरीद की फसल लेता है, फिर रबी की फसल लेता है। इस प्रकार लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद डालने से पौधा कमजोर हो जाता है, यानी पर्याप्त नहीं, इसमें लिखते समय कुछ मेरी गलती हो गई है कि पर्याप्त लिख दिया है, लेकिन अपर्याप्त खाद डालने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि खाद में पोषक तत्व होते हैं। जब अपर्याप्त खाद डालते हैं तो पौधे कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि खाद के अंदर पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व भी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाता। अनेक किसान जब खेत में लगातार पौधे उगाते जाता है, फसल उगाता जाता है, ऐसी स्थिति में उस भूमि के अंदर जो पौधे पोषक तत्व लेते हैं, उन पोषक तत्वों की तो कमी हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए किसान क्या करता है, ये अन्य पदार्थों को मिलाता है, वो खाद ही कहलाती है। खाद ये एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों, वनस्पति यानी पेड़ पौधों से या जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होता है। पौधे के फल, फूल, पत्तियां और इनके जड़ें, सले, गड़े, यानी जिस प्रकार के पौधे के किसी भी भाग से अवशिष्ट पदार्थ बने, या जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ, गोबर, मल, मूत्र, भेड़ बकरियों की जैसे मिंगड़ियां हैं, जो आप सामान्य पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान पादप या जंतुओं के अवशिष्ट को इकट्ठा करके गड्ढे में डाल देता है। इसका अपघटन होने के बाद के तक
उसको खुला छोड़ देता है। यदि सूखता है तो पानी डाल देता है, सड़ता है, गलता है, और उसके बाद में उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित पदार्थ जो होकर खाद के रूप में बदल जाती है, जो वो खाद हो जाती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुए द्वारा निर्मित खाद भी कहा जाता है। जिस प्रकार का स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैविक खाद के कुछ चित्र, तो जैविक खाद कम लागत उन्नत खेती हेतु घर से द्वारा घरेलू बनाई गई खाद है। ये किसी प्रकार की खेती में या भूमि में या फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, और जैविक खाद से भूमि बंजर भी नहीं होती है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, रसायनों द्वारा निर्मित है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। राजस्थान में गड्ढेपान स्थान पर चंबल फर्टिलाइजेशन एक उत्पादक फैक्ट्री है, जिनसे अधिकांश राजस्थान के ये रासायनिक पदार्थ यानी उर्वरक का निर्माण किया जा रहा है। इनमें निम्न प्रकार के उर्वरक निर्मित होते हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके पादप यानी फसल के लिए या पौधों के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में ली जाने वाली पोषक तत्व है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। उर्वरक यदि अधिक मात्रा में देता रहे किसान, तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब विभिन्न प्रकार के ये रासायनिक पदार्थ किसान खेत में डालता रहता है, जिससे पानी जब बरसता है या सिंचाई करता है तो वो पानी रेंगकर ढलान भाग में जब आता है तो ये नदी नालों में जाकर जाता है, तो वो पानी के साथ रसायन घुलकर पानी में चले जाते हैं, झीलों में चले जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं, बांध में चले जाते हैं, जिससे प्रदूषण का कारण भी बन जाता है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए हम उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। या किसान कोई दो फसलों के बीच में यानी एक रबी की फसल, फिर अगली जायद की फसल, फिर खरीफ की फसल लेता है, क्योंकि ऋतुओं के आधार पर तो फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी वर्तमान में अभी बोई जाने वाली फसल जो है अब खरीफ की है। खरीफ की जब पकेगी तो रबी की बो देंगे, रबी की जब पकेगी तो जायद की बो देंगे। ऐसी स्थिति में लगातार किसान जब बोता रहता है तो उर्वरकता में तो कमी आ जाती है। तो इसको बनाए रखने के लिए दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ बोए छोड़ देना चाहिए, जिससे भी वापस उर्वरकता आती है। अब स्क्रीन पर देखिए आप, यूरिया सर्वाधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है 46%। किसी प्रकार के आपने उत्पादक कट्टे भरे हुए बाजार में देखे होंगे, जिस तरह से मैंने चित्रण आपको दिखाया गया है। तो ये क्रिस्टल दाने जैसे छोटे छोटे दाने, जैसे चीनी अपन बाजार में लेते हैं, शक्कर, ऐसे ही दाने दिखते हैं सफेद सफेद। ये जहरीले होते हैं, छोटे बालकों से दूर रखना चाहिए। पशुओं को खिलाए, पशुएं भी इस जहर के कारण मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इतना खतरनाक है कि पशु खाए या मनुष्य खा जाए तो भी बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये रसायन जहरीला होता है और ज्यादा मात्रा में भूमि में जब उपयोग करते जाए तो भूमि बंजर हो जाती है। ऐसे रसायन एनपीके, डीएपी और यूरिया सामान्यतः उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा इन पोषक तत्वों के अलावा प्रकाश भी, जल, ये पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहने चाहिए।
खाद एवं उर्वरक, आपने नाम सुना होगा कभी कभी, राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधे, लेग्यूमिनेस पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन का लेकर नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर बनाए रखता है। तो N जो है नाइट्रोजन है, जो पौधे के NPK मैं अभी आपको बता रहा था, ये भी एक रासायनिक है, उसको बदलकर ये भी करता है। राइजोबियम एक सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर ग्रंथियों में, गांठों में पाया जाता है। खाद और उर्वरक में अंतर। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर यानी पशुओं के गोबर, मानव अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मल मूत्र और पौधों के शरीर के जो भी भाग होते हैं, तना हो, पत्ती हो, फल हो, फूल हो, इनके विघटन से खाद बनती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में ही बनाई जाती है। खेत में खड्डा खोदकर, यानी गोबर या मानव अपशिष्ट या मलमूत्र, इन प्रकार को सड़ा गलने के बाद में, सूखने के बाद में ये खाद में बन जाती है। फल सब्जियों के अवशेष है, इनके द्वारा निर्मित होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। और ह्यूमस जिस मिट्टी के अंदर है वो मिट्टी उपजाऊ है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं है। जिस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है वो मिट्टी उपजाऊ है, फसल उत्पादन के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में होते हैं, यानी NPK, लेकिन सामान्य खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होती है। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक उत्तम मानी जाती है, जिसके कई कारण हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी होती है वो अधिक जल को अवशोषण करने की क्षमता रहती है, उस मिट्टी के अंदर जल अधिक रहता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है जैविक खाद के उपयोग से। खाद के से मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है, सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर और बाहर से गैसों का विनिमय सरलता से होता है। यदि भूमि की ऊपरी परत कठोर हो जाए तो भूमि के अंदर गैसों का विनिमय नहीं हो पाता है, तो खाद डालने से गैसों का विनिमय सरलता से होता है। खाद में कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो किसान के मित्र कहलाते हैं। जैसे केंचुए के नाम सुना होगा आपने, वो जो है जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है और भूमि के कोई कठोर भाग को बारीक पीसकर छोटे टुकड़ों में बदलता है, भूमि को पीसता है, चूर्ण बना देता है, जैसे किसान का मित्र कहा जाता है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार जाता है, मिट्टी का संगठन जो है, मिट्टी के पोषक तत्व है, वो भी बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये खाद खेत में देने से ये किसान को लाभ मुख्य रूप से होता है। जब खाद से लाभ होता है जिससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आज की वीडियो में जो जो आपने अध्ययन किया है, इस अध्ययन से अंत में मैं आपको 2 गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ, वो समय पर कर लेना। इस अध्याय से जो 2 मैंने मुख्य प्रश्नों को छांटकर बनाया है, उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर लिखने हैं।
खाद के लाभ लिखिए, ये भी कोई 4 लाभ लिखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कृषि पद्धति के जो स्टेप या चरण हैं वो चौथा अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो सिंचाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।